प्यारे बच्चों, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और मैं आज आपको 11th क्लास का इंग्लिश का अप्रोच का फर्स्ट चैप्टर जो है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन वो कराने जा रहा हूँ। और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसका मतलब है मेरा संघर्ष। स्ट्रगल माने होता है संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन शिक्षा के लिए। और इस पाठ को लिखा है ब्रूकर टी वाशिंगटन ने। तो ब्रूकर टी वाशिंगटन थे कौन? मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में ये एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, और ब्लैक अमेरिकन आप इसको कह लीजिए। और अमेरिका जो आज का दिखाई देता है वो जब इनका जन्म हुआ था 1856 में, उस समय का अमेरिका जो था आज के अमेरिका से बहुत अलग था। उस समय क्या चलती थी? दास प्रथा चलती थी वहाँ पे। और अश्वेत और जो ब्लैक पीपल होते थे, लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे उस समय, और उनके पास कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो ऐसी स्थितियों में एक अश्वेत बच्चा जिसका नाम ब्रूकर टी वाशिंगटन था, इन्हीं हालातों में, दासता और गरीबी के हालातों में, किस तरह से वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका सलाहकार बन गया। कैसे उसने अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उनको अधिकार दिलाए, और क्या क्या उन्होंने किया, कितना संघर्ष किया, उस चीज़ के ये पाठ जो है पूरी तरह दर्शाता है। तो आप उनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी थी अप फ्रॉम स्लेवरी, हालांकि उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन अप फ्रॉम स्लेवरी का ये एक अंश है। ये जो पार्ट है उसमें दिया गया है कि इन्होंने किस तरह से एजुकेशन के लिए संघर्ष किया मात्र। और ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गरीबी, आपके हालात आपको पढ़ने से रोक सकते हैं, तो यदि आपने ये पाठ पढ़ लिया और दिल से पढ़ लिया, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके सामने ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं होगी कि आपको पढ़ने से रोक दे। अगर आपने पढ़ने की ठान ली है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पढ़ने से रोक दे या एक अच्छा इंसान या बड़ा इंसान बनने से रोक दे। तो आइए देर ना करते हुए इस पाठ को हम कंटिन्यू करते हैं। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन। जो ब्रूकर टी वाशिंगटन था, ये जो बचपन में क्या था, बहुत गरीब था और गुलाम थे, दास थे। तो क्या करते थे, ये कोयले की फैक्ट्री में, कोयले की खान में काम किया करते थे, कभी कभी नमक की खान में, फैक्ट्री में काम करते थे, बंधुआ मजदूरों की तरह। तो जब ये कोयले की खान में काम कर रहे थे, जब छोटे थे तब की बात है ये। वन डे वाइल एट वर्क इन ए कोल माइन, कि वन डे एक दिन, वाइल एट वर्क जब मैं काम कर रहा था, इन ए कोल माइन, कोल कोयले की, माइन माने होती है खान, कोयले की खान में जब मैं काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवर हियर, हैपन का मतलब अचानक से, टू ओवर हियर, हियर माने सुनना होता है, ओवर हियर का मतलब होता है अपने आप सुनाई दे जाना। कोई चीज़ उड़ती उड़ती सी सुनाई देती है ना, उसको जो बहुत ही इफेक्टिवली हमें सुनाई नहीं दे रही है, उड़ती उड़ती सी बात जो सुनाई देती है उसको ओवर हियर कहते हैं। बहुत ऊपर से सुन सुन रहे हैं हम उसको। तो वाइल एट वर्क इन ए कोल माइन, जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवर हियर, अचानक मुझे कुछ उड़ती उड़ती बात सुनाई दी। टू माइनर्स, दो माइनर्स की, दो खान में काम करने वालों की, जो खान में काम करते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं और खान को माइन बोलते हैं। टू माइनर्स, दो खान में काम करने वाले, खदान में काम करने वालों की बात सुनाई दी। टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल, जो एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। फॉर कलर्ड पीपल, अश्वेतों के लिए, कलर्ड कहते हैं ब्लैक पीपल और अश्वेत लोग जिसको हम बोलते हैं, अश्वेतों के लिए जो एक बहुत बड़ा सा स्कूल था उसके बारे में बात कर रहे थे। समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में कहीं कोई जगह थी, और वे बात कर रहे थे कि कलर्ड पीपल, अश्वेतों के लिए एक बहुत ही बड़ा स्कूल खुला है कहीं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला मौका था, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, पहला मौका था, पहली बार था, दैट आई एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, कि मैंने कभी, आई एवर हर्ड, कि मैंने कभी सुना, एनीथिंग कुछ, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, कि मैंने किसी स्कूल के बारे में सुना था। ये मेरे पहला मौका था ये मेरे लिए। और कॉलेज, ये किसी कॉलेज के बारे में। दैट वाज मोर प्रेटेंशियस, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार, बनावटी, भड़कीला, सुंदर, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन, जो हमारे कस्बे में जो छोटा स्कूल था कलर्ड पीपल, अश्वेतों के लिए, काले लोगों के लिए, उसके सामने जो इतना शानदार नज़र आ रहा था, इतना बनावटी, इतना भड़कीला, इतना सुंदर,
शालीन नज़र आ रहा था, ऐसे किसी स्कूल के बारे में कह रहा है। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहला मौका था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, वेंट ऑन का मतलब करते रहे, एज दे जैसा वे बोलते रहे, डिस्क्राइबिंग वर्णन करते रहे, द स्कूल स्कूल के बारे में जो जो वे वर्णन करते रहे। इट सीम्ड टू मी, सीम माना होता है प्रतीत होना, लगना। इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि निश्चित तौर से पृथ्वी का ग्रेटेस्ट महानतम स्थान होगा, सबसे सुंदर जगह वो होगी। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जब जब वे स्कूल का जो जो वर्णन करते रहे, तो मुझे उस वर्णन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे उसके बारे में सुन के मुझे बार बार लग रहा था कि निश्चित तौर से ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह होगी। नॉट इवन हेवन, कहते हैं हेवन भी, हेवन का मतलब स्वर्ग भी, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी, मेरे लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस नहीं हुआ, इतना आकर्षण महसूस नहीं हुआ, स्वर्ग में भी मुझे इतना आकर्षण नज़र नहीं आ रहा था एट दैट टाइम, उस समय, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि मुझे हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर, बच्चों ये एंड कर लेना, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एंड है इसमें, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, वर्जीनिया का जो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था उसमें मुझे इतना आकर्षण नज़र आ रहा था जितना मुझे स्वर्ग में भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी स्वर्ग से भी ज़्यादा मुझे वो सुंदर लग रहा था। अबाउट विच, जिसके बारे में, दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये दो लोग जो थे बातें कर रहे थे, वो वास्तव में मुझे स्वर्ग से भी सुंदर नज़र आ रहा था। आई का मतलब मैं, रिजोल्व का मतलब होता है डिसाइड करना, निश्चय करना, फैसला करना। आई रिजोल्व एट वंस, तुरंत, यानी कि मैंने तुरंत फैसला कर लिया, फैसला ले लिया उसने, टू गो टू दैट स्कूल, कि मैं उस स्कूल में जाऊंगा। देखिए, आई रिजोल्व एट वन, राइटर कह रहा है कि मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया, एट वंस, उसी समय, तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल, कि मैं उस विद्यालय जाऊंगा। ऑल्दो, हालांकि, आई हैड नो आइडिया, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, वेर इट वाज, कि कहाँ पर है। बस उसने बात सुनी और उसके मन में ठान लिया कि हाँ इस स्कूल में तो भाई मेरे को जाना है। और हाउ मैनी माइल्स अवे, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया वेर इट वाज, कि कितनी दूर था, कहाँ था। हाउ मैनी माइल्स अवे, कितनी मील दूर था। और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं यहाँ पर कैसे पहुँचूँगा, इस चीज़ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था। आई वॉज ऑन फायर, ऑन फायर इस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऑन फायर का मतलब होता है एक्साइट होना, किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। आई वॉज ऑन फायर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्तेजित था, कॉन्स्टेंटली, लगातार, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया, विद वन एम्बिशन, एक एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा के लिए, एक ख्वाहिश के लिए, लगातार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो कौन सी थी, हैम्पटन जाने की। हैम्पटन क्या इंस्टीट्यूट, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जाने की जो उसकी इच्छा थी, वो कॉन्स्टेंटली, लगातार, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता चला गया, उत्तेजित होता गया, जोश से भर गया। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, और ये जो विचार था और वहाँ जाने की जो मेरी इच्छा थी वो रात दिन मेरे साथ, मुझे एक ही धुन सवार हो गई। इन द फॉल ऑफ 1872, फॉल का मतलब होता है पतझड़, है ना। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 का पतझड़ का मौसम था। आई डिटरमाइंड, डिटरमाइंड माने वही, मैंने निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, कि मैं वहाँ जाने का प्रयास, मेक एन एफर्ट का मतलब प्रयास करना। 1872 में मैंने वहाँ जाने के प्रयास करने के लिए मैंने निश्चय किया कि अब मुझे वहाँ जाना ही जाना है। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद ग्रेव फियर, ये फियर है, ये डियर नहीं है ना। ग्रेव फियर, मेरी माता जो थी वो, इसको ठीक कर लेना करेक्ट। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद ग्रेव फियर, फियर का मतलब होता है डर, ग्रेव का मतलब सीरियस, गंभीर, गंभीर डर से, गंभीर आकांक्षा से वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड थी, डिस्टर्ब थी, परेशान थी। दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट, कि मैं करने जा रहा हूँ ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, मैं एक बहुत ही असंभव कार्य करने जा रहा हूँ। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है असंभव कार्य करना, जैसे निरर्थक कार्य करना, बिल्कुल बेकार का काम करना जिससे कोई हासिल नहीं होगा। देखिए, गूज माने होती है बतख, वाइल्ड माने होती है जंगली, ये एक मुहावरा है, और इसका मतलब ये है कि जैसे आप जंगली बतख का शिकार करने के लिए निकलो, तो जंगली बत्तख का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, आपको मिले ना मिले, आप खामा खाई उसको शिकार कर भी लोगे तो करोगे क्या।
तो कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ के लिए करना, वाइल्ड गूस चेज का मतलब है ऐसी चीज़ का पीछा करना जिसका कोई उद्देश्य कोई हासिल ना हो, जिससे कुछ भी हासिल ना हो। तो इस तरीके से जैसे भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है वाइल्ड गूस चेज का मतलब ये होता है, बिल्कुल बेकार का काम करना। तो माई मदर वाज ट्रबल्ड विद ग्रेव फियर, मेरी जो माता थी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर आकांक्षा से परेशान थी, ट्रबल्ड थी, दुखी थी। दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट, कि मैं करने जा रहा हूँ ऑन ए वाइल्ड गूस चेज, एक बहुत ही बेकार का काम, यूजलेस वर्क करने जा रहा हूँ। एट एनी रेट, हर कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट। आई गॉट, मुझे मिली, ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट। हाफ हार्टेड कंसेंट का मतलब होता है आधी अधूरी स्वीकृति। हाफ हार्टेड, आधे आधे मन की, बेमन की स्वीकृति। जैसे कहते नहीं, आप ज़्यादा जिद करने लगते हो तो घर वाले कहते चल जा मर, स्वीकृति तो दे दी लेकिन बेमन से करिए, अच्छा अच्छा तू टल यहाँ से, तू यहाँ से निकल, बस बहुत हो गया तेरा। तो उसको क्या कंसेंट मिली? आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट। जब वो जिद करने लगा कि मुझे जाना है जाना है जाना है, तो उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे कि फालतू के काम कर रहा है ये, पता नहीं कहाँ जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा क्या कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा अब तू जा यहाँ से, बस ये हाफ हार्टेड कंसेंट थी, स्वीकृति थी। फ्रॉम हर, अपनी माता से उसे हाफ हार्टेड कंसेंट मिली, आधे मन की, आधे दिल की अधूरी स्वीकृति मिली, बेमन से स्वीकृति मिली उसको। आई माइट स्टार्ट, कि मैं चलूँ, मैं वहाँ से चला जाऊँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा सा पैसा था, लिटिल का मतलब ना के बराबर, थोड़ा। विद जिससे टू बाई माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ताकि मैं अपनी यात्रा का खर्चा उठा सकूँ। एक्सपेंसेस माने होता है खर्चे। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी, मेरे भाई जॉन ने मेरी मदद की। ऑल दैट ही कुड, जितनी वो कर सकता था, क्योंकि वो गरीब परिवार से थे, सब कोयले खान में काम करते थे, गुलाम थे, सब कुछ थे। तो लेकिन उसके भाई के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने उसकी मदद कर दी जॉन ने। बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो उसने मेरी मदद की थी वो वास्तव में नॉट ए ग्रेट डील, यानी वो काफ़ी नहीं थी। नॉट सफिशेंट, नॉट इनफ, वो काफ़ी नहीं थी। फिर भी देखिए राइटर के साथ क्या कंडीशंस आ रही है, लेकिन फिर भी देखिए फाइनली आखिरकार द ग्रेट डे केम, वो महान दिन आ गया, वो शुभ घड़ी आ गई। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास क्या था, एक छोटा सा सस्ता सा सैचल माने थैला था, झोला जिसको बोलते हैं। दैट कंटेंड, जिसके अंदर था, द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, थोड़े बहुत मेरे कपड़े थे। फ्यू का मतलब कुछ, आर्टिकल सामान ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का सामान था। आई कुड गेट, जो मेरे पास, जो मुझे मिला था घर से। माई मदर at that time, my mother rather that time as rather weak and broken in health. My mother was that time, ये was है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई नहीं। My mother was that time rather weak and broken in health, जो मेरी माँ थी was that time, उस समय rather weak, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, and broken in health, और उनका स्वास्थ्य क्या था, खराब था, वो बीमार भी थी। I had expected to see her again. I hardly, मुझे मुश्किल से ही, expected, उम्मीद थी, आशा थी, to see her again, कि मैं उसको दोबारा देख पाऊँ। And thus, और इस प्रकार जो हमारी पार्टिंग थी, हमारी जो विदाई थी, was all the more sad, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। जो हमारी विदाई थी, पार्टिंग थी, वो और भी ज़्यादा दुख भरी हो गई, क्योंकि अच्छे मन से जाता तो शायद था, लेकिन उसको ये लग रहा था, देखिए बच्चा है, अपने घर से दूर जा रहा है, और जहाँ पर ऐश्वेतों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता हो, जिन्हें मानवता से भी परे उनको समझा जाता हो, और ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे को बाहर भेजना पढ़ाई के लिए, तो माँ के दिल पे क्या जोर पड़ेगा, ये आप किसी से ही पूछिएगा, और अपने आप महसूस करिए उस चीज़ में, उस किरदार में ढल के। और वो बच्चा जिसने, जो कभी दिन दुनिया को कभी देखा नहीं है, उसको अकेले जाना है वहाँ पे, उसके पास पैसे भी नहीं है ज़्यादा, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी जा रहा है, और उसकी माता की तबीयत भी ख़राब है, और उसको ये उम्मीद भी नहीं है कि जब वो वापस लौटेगा तो अपनी माँ को जिंदा देख भी पाएगा, नहीं पाएगा। तो उस बच्चे के मन पे सोचिए क्या बैठेगा, और उस माँ के दिल पे सोचिए क्या गुजरेगी। तो उनको ये लग रहा था कि अब वे एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो यही है जो विदाई थी उनकी, जब वो रवाना हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा दुख भरी विदाई थी उनकी, और बहुत ज़्यादा करुणामयी उनकी स्थिति हो गई थी। शी हाउएवर दैट वाज ब्रेव थ्रू इट ऑल, हालांकि, किंतु, शी, जो उसकी माता थी, वाज वेरी ब्रेव,
फिर वो बहादुरी बनी रही थ्रू इट ऑल। ये सब चीज़ चलती रही, वो जाता रहा, लेकिन इस दौरान भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसकी माता ने। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। जो डिस्टेंस थी माल्डन से हैम्पटन की इज़ अबाउट 500, जहाँ से वो चला था और हैम्पटन तक की जो दूरी थी वो 500 मील की दूरी थी। 500 मील आप समझ लीजिए। बाई वॉकिंग, बैगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स। कहते हैं बाई वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब चलकर, बैगिंग राइड्स सवारियों के लिए आग्रह कर कर, बोथ इन वैगन्स गाड़ियों में, घोड़ा गाड़ी में, वैगन्स में, एंड इन कार्स कारों में उसने राइड मांग कर, राइड का मतलब होता है सवारी, और लिफ्ट मांग कर, इन सम वे थोड़ा सा उसने रास्ता पार किया, इस तरह से उसने रास्ता पार किया। आफ्टर ए नंबर ऑफ डे, काफ़ी दिनों के बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड। कह रहा है मैं एक सिटी, बड़े से शहर में पहुंचा जिसका नाम था रिचमॉन्ड। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। उस समय तक मेरा सारा पैसा जो भी था मेरे पास ख़त्म हो गया था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्विंटेंस इन द प्लेस। मेरे पास एक भी, सिंगल का मतलब एक भी, एक्विंटेंस माने होता है परिचित, नॉन, फैमिलियर, कोई भी फैमिलियर पर्सनैलिटी नहीं थी वहाँ पे इन द प्लेस। यानी रिचमॉन्ड शहर में जब वो पहुँचा तो एक भी आदमी उसका जानने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। एंड बीइंग अनयूज्ड सिटी वेज, और वो क्या था, सिटी वेज, सिटी यानी शहर के तौर तरीक़ों से अनयूज था, अनभिज्ञ था, उसको शहर के तौर तरीके भी नहीं आते थे। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, और उस कह रहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, वेयर टू गो। देखिए अब शहर, एक बड़े शहर पहुंचा, जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो एक बड़े शहर में पहुंचा जिसका नाम रिचमॉन्ड था। और वो कह रहा है कि सिटी के तौर तरीके उसको आते नहीं थे, और उसको ये भी नहीं पता था कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, वो छोटे शहर का था। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, लॉजिंग माने तो ठहरना। मैंने कई स्थानों पर ठहरने के लिए पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन उनको सबको क्या चाहिए था, पैसे, क्योंकि रहने के लिए तो शहर में पैसा चाहिए, है ना। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वही एक चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग एल्स, जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया बेटर, इससे अच्छा टू डू कि क्या करूं, आई वॉक द स्ट्रीट्स, तो मैं सड़क पर चलने लगा। स्थिति ये हो गई, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, पैसे के बिना कोई देने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, जो राइटर है अपना, वो सड़क पर ऐसे ही चलने लगा बिना बात। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिड नाइट। कहता आफ्टर मिड नाइट, आधी रात के बाद तक, आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट, मैं घूमता रहा सड़कों पर, ऐसे ही भूखा प्यासा ऐसे ही बेचारा सड़कों पे घूमता रहा। एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया, इतना ज़्यादा थक गया, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि अब मेरी चलने की भी हिम्मत ख़त्म हो गई। नो लॉन्गर का मैं और अधिक नहीं मैं वॉक कर सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं बहुत थक गया था। आई वॉज हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं हर चीज़ था, बट डिस्करेज, लेकिन डिस्करेज नहीं था, हतोत्साहित नहीं था। यानी मैं सब कुछ था, मैं थका हुआ था, भूखा था, सब कुछ था, सिवाय डिस्करेज, सिवाय हतोत्साहित होने के। यानी कि मेरी कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत हारी नहीं थी। तो बच्चों, आज का लेसन हम यहीं पे रखेंगे, और ये सही कहा है, आपका शरीर टूट जाए लेकिन आपके सपने नहीं टूटने चाहिए। हिम्मत, चाहे कुछ भी हो, आप थक जाए, चाहे थक के चूर हो जाए, सब कुछ आपके पास ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी हिम्मत ही जो होती है सबसे बड़ी हथियार होती है। तो साहस, आपने पुरानी बुक्स में भी पढ़ा था कि आदमी का जो साहस होता है, जो करेज होता है, वो उसका हमेशा साथ देता है, इसलिए अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और ये चैप्टर आपको बहुत मोटिवेशन देगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको जल्द भेजूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और आगे भी पढ़ते रहिए। और कुछ समझ ना आए तो इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक समझ ना आए आप इसको देखते रहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।